1999 में पहली बार भिलाई नगर निगम द्वारा संपत्ति कर लगाया गया। 2020-21 में लगभग 15 से 20% का वृद्धि हुआ। पिछले 5 साल में एक पैसे की संपत्ति कर में बढ़ोतरी नहीं की गई है। चिकित्सा करना है तो डॉक्टर को भी सर्जन बनना पड़ता है। तो हम लगभग अपने सारे केसेस में हमने माननीय उच्च न्यायालय में भिलाई नगर निगम के पक्ष में फैसला हुआ। अधिकांश लोग, मैं समझता हूँ 99% लोग स्वतः टैक्स देते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि नगर निगम को निर्यात कर, सीमा कर लगाने का अधिकार है। आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील भी करता हूँ कि संपत्ति कर की राशि से ही नगर निगम और आपकी सेवा कर पाता है। तो मेरी प्रथम प्राथमिकता रहती थी कि मेरे टेबल में कोई काम आए तो मैं सेम डे उस पर निर्णय लेता था। सबके अपने अपने एजेंडे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नगर पालिक निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे जी का तबादला राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है और उनके द्वारा बिताए गए हमारे भिलाई में 20 माह के कार्यकाल में उनके द्वारा क्या कार्य किया गया, उनकी खट्टी मीठी यादों के संबंध में चलिए जानने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं राजीव कुमार पांडे जी से। 20 माह का क्या अनुभव रहा भिलाई नगर निगम? भिलाई नगर के जो सम्मानीय नागरिक हैं उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। 20 महीने उनके बीच मैंने कार्य करने का मुझे अवसर मिला और सबसे बड़ी चीज है, भिलाई जैसा नगर पूरे छत्तीसगढ़ में अनूठा है। पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं, मिनी इंडिया है, सभी राज्यों की संस्कृति का समावेश यहाँ मिलता है। तो ऐसे लोगों के बीच में काम करना निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही संतुष्टि का विषय रहा। सर, नगर निगम आपके कार्यकाल के दौरान हमने लगातार देखा कि पक्ष और विपक्ष आपके कार्यप्रणाली को लेकर समय समय पर उग्र होते रहे। आखिर क्यों? देखिए, मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि जो इस व्यक्ति का कार्य नगर निगम से होना है वह समय से हो जाए और किसी को अनावश्यक किसी प्रकार के दलालों के चक्कर में न घूमना पड़े। तो मेरी प्रथम प्राथमिकता ये रहती थी कि मेरे टेबल में कोई काम आए तो मैं सेम डे उस पर निर्णय लेता था। तो कई लोगों का व्यवसाय प्रभावित हुआ हो, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज, सबके अपने अपने एजेंडे रहते हैं। मेरा एकमात्र एजेंडा था कि कैसे अपन भिलाई नगर के लिए बेहतर कुछ करें और इसमें सभी का सहयोग मिला। और देखिए, मत भिन्नता हो सकती है, किसी से मनभेद मेरा तो कम से कम नहीं रहा। और किसी अगर मेरे कार्य से किसी को परेशानी है तो वो भी मेरे लिए एक फीडबैक होता है कि अपन कहाँ सुधार कर सकते हैं और निरंतर सुधार करते हुए और जो जैसी परिस्थितियां थी उसके अनुरूप कार्य करते हुए मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश की। और निश्चित रूप से हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों, तो हम मनुष्य हैं और सभी में कुछ कमी हो सकती है। तो हम इसीलिए निरंतर सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ऐसा क्या काम है जो आपको लगता है अभी होना चाहिए? देखिए, हम स्टार्ट करें खेल सुविधाओं से। तो एक भिलाई नगर, जैसे पूरे आप देश में कहीं चले जाइए तो भिलाई नगर को लोग जानते हैं। भिलाई नगर का इतनी प्रतिष्ठा है ना, पुराना व्यवस्थित बसाया हुआ शहर है। यहाँ जो खेल सुविधाओं की कुछ कमी अनुभव की गई तो हम लोगों ने एक सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से भी परामर्श किया, सबकी आम सहमति थी। और प्रियदर्शी परिसर में हमारे पास काफी बड़ी करीब 18-20 एकड़ जमीन रिक्त पड़ी थी। तो हम लोगों ने वहां पर एक इंटीग्रेटेड खेल परिसर, हम लोग आम बोलचाल में अटल खेल परिसर भी उसको बोलते हैं, आगे सक्षम पदाधिकारी निर्णय करेंगे नामकरण। वहां पर हमने एक ही परिसर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है, स्केटिंग रिंक है, हॉर्स राइडिंग ट्रैक है। उसी परिसर में नालंदा परिसर ऑलरेडी कार्य प्रारंभ हो चुका है। और उसी परिसर में जो इंडोर खेल सुविधाओं के लिए जो इंडोर स्टेडियम का प्रस्ताव है, तो एक जगह पर सारी सुविधाएं मिल सके हमारे नागरिकों को, इसके लिए हमने कोशिश की और वो साकार ही हो चुका है। डीमैप से स्केटिंग का, हॉर्स राइडिंग का और स्विमिंग पूल का स्वीकृति
तत्कालीन कलेक्टर महोदय ऋचा प्रकाश चौधरी मैडम ने दिया। इसके अलावा आज वहां पर नालंदा परिसर का लगभग 11 करोड़ 42 लाख की लागत से राज्य शासन ने स्वीकृति दी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका भूमि पूजन किया गया और वो कार्य प्रारंभ हो चुका है और आगे आने वाले वर्ष तक वो कंप्लीट हो जाएगा। इंडोर स्टेडियम के लिए भी हमने मांग किया हुआ है, उसमें प्रबल संभावना है कि वो आगे बजट सत्र में या अनुपूरक बजट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भिलाई नगर की गरिमा के अनुरूप एक ऑडिटोरियम की आवश्यकता थी, तो खुशी की बात है कि इस बार के बजट में सम्मिलित हो चुका है। हमने पूरी तकनीकी प्रक्रिया पूर्ण करके उसको प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भेज दिया है। तो ये भी बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें शासन ने जब बजट में इसको ले लिया है तो जैसी प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगी हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक जो खेल परिसर में आंतरिक सड़कें बननी है जो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगी, उसके लिए 5.5 करोड़ लगभग राशि शासन ने बजट में स्वीकृत किया है और हम लोगों ने उसमें शासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, निविदा भी निकाल दिया है। हमारे नगर निगम की स्थापना को लगभग 28 साल हो गए हैं, लेकिन नगर निगम का स्वयं का भवन नहीं था और भारतीय जनता पार्टी का कुछ कार्यक्रम था। उसी दौरान मैंने एक दिन पहले अनुरोध अपना पहुंचाया ऊपर और हमारे नगर निगम भिलाई के परिसर में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। बारिश भी उस दिन हुई। हम लोग अपने सीमित संसाधनों के बावजूद कार्यक्रम कराने में सफल रहे और उस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भिलाई निगम की आवश्यकता को देखते हुए माननीय विधायक महोदय और सांसद महोदय की मांग पर हमारे कार्यालय भवन के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति है और उसकी भी प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण करके हम लोग शासन को भेज दिए हैं और बहुत ही जल्दी प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगी और नगर निगम का एक गरिमापूर्ण स्वयं का आवास, स्वयं का भवन हमारा बन के तैयार होगा। अन्य सुविधाओं में मुख्य रूप से हमारे यहाँ सड़कों की आवश्यकता खासतौर से कुरुक्षेत्र में रही, तो नंदनी रोड का चौड़ीकरण के लिए सैंक्शन दिया सरकार ने, उसका हम लोग टेंडर इत्यादि कार्रवाई प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी वो साकार होगा। बहुत सारी सड़कें हम लोगों ने अन्य विभागों से भी कोशिश की, जो क्योंकि निगम के संसाधन नगरीय प्रशासन विभाग के कुछ कई बार सीमित होते हैं। हम लोगों ने कोशिश किया कि जो काम हम नहीं कर सकते वो लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हो। तो चाहे आपका कैनाल रोड के लिए लगभग 44 करोड़ से अधिक का सैंक्शन मिला था और उसके लिए भी हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने का प्रक्रिया कर रखा है और जो व्यक्ति प्रभावित हैं उनको सम्मानपूर्वक प्रधानमंत्री आवास जो बेघर लोग हैं उनको दिया जाएगा और निश्चित रूप से वो सड़क भी लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बनाया जाएगा। इसके अलावा जो IIT तक का खमरिया पेट्रोल पंप से दिमानी पेट्रोल से IIT तक का सड़क का है, उसको भी हम लोगों ने इसमें PW के बजट में कोशिश किया, माननीय विधायक महोदय ने कोशिश किया, वो शामिल हो गया। तो वहां भी उसके लिए जो भी नगर निगम से अपेक्षाएं रहती हैं वो हम लोगों ने पूरा किया है, बहुत जल्दी वो बनेगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज रोड, उसको पहले हमारे निगम के माध्यम से बनना था लेकिन हम लोगों ने कोशिश की तो वो भी PW बजट में है, टेंडर इत्यादि हो चुका है, बहुत जल्दी कार्य वो स्टार्ट होगा। हमारे नगर निगम के जो कार्य हैं छोटे प्रकृति के कार्य रहते हैं, छोटी छोटी सड़कें रहती हैं, तो उसमें हम लोगों की कोशिश रहती है कि समय से कार्य पूरा हो जाए। कुछ इसमें आलोचनाओं का स्थिति आप लोगों ने देखा होगा। उसका मुख्य कारण ये था कि हमारे नगर निगम में इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा कमी है, जहां पर जितने इंजीनियर होना चाहिए उतने नहीं है और एक व्यक्ति के पास कई कार्यों का प्रभार रहता है। इसके बावजूद हमारे इंजीनियर्स ने काफी अच्छा काम किया है और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उनकी जरूर प्रशंसा करूंगा। समस्त अवरोध के बावजूद उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है और कोई कार्य होने में और समय लगता है, बिगड़ने में जरूर समय नहीं लगता। तो मैं सभी नागरिकों को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मेरा हमेशा सहयोग किया। कोसा नाला की बात करें, कोसा नाला में जो विगत 3-4 वर्ष से कोई खास काम नहीं हो रहा था, हम लोगों ने विगत 1 वर्ष में लगभग 70% से अधिक कार्य विगत 1 वर्ष में पूरा किया है। जो थोड़ा सा काम बचा हुआ है उसमें से 20 से 25%, तो इस बरसात में जो काम संभव होगा उसको कराया जाएगा, नहीं तो ये आगामी जो हमारा चुनाव होगा उसके पहले जरूर ये कोसा नाला का काम कंप्लीट होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने कोशिश की, हमारे पास आवेदन जो लगभग 15,000 आवासीय लोगों के आवेदन थे, उसकी हम लोगों ने चिंता की और भारत सरकार और राज्य के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिला और 4,372 प्रधानमंत्री आवास जो AHP स्वीकृत हो चुके हैं
और उनके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। जो EWS की ज़मीनें थी, जो सालों से लोगों ने न जाने किस कारण से नहीं ली, देने वालों ने नहीं दी, ऐसे लोगों का हमने कोशिश की और जो हमारे नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 292F है, उसके तहत कार्रवाई किया। कम से कम 6-7 कॉलोनाइजर्स का जमीन हमने EWS के तहत अधिग्रहण किया हुआ है। 4-5 और भी बचे हुए हैं, उनका दूसरा प्रकाशन, किसी का तीसरा प्रकाशन हुआ है। इसके अलावा जो राजस्व भूमि खाली रिक्त पड़ी है, जो आए दिन किसी भूमाफिया की नजर रहती है उसके कब्जा करने में, उसको हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कलेक्टर महोदय से मांग की है। बराबर प्रक्रिया चल रही है और कुछ ही दिवस के अंदर आवंटन हो जाएगा। साथ ही इसमें जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं, खासतौर से कुछ जर्जर भवनों में, चाहे यहाँ कोसा नगर एरिया में है, बॉम्बे आवास है, वहाँ भी हम लोगों ने पूरा उसको लिंक कराया है कि कौन व्यक्ति कहाँ जाएंगे। और जो साइट प्रस्तावित किए हैं उसमें भी एक विशेष बात है, पुरानी जो साइट है अधिकांश खमरिया जुलानी क्षेत्र में है। इसमें हम लोगों ने अच्छे अच्छे लोकेशन में, चाहे खुर्सीपार में, बापू नगर जैसी जगह में जहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है, स्मृति नगर का जो EWS का जमीन हम लोगों ने अपने कब्जे में लिया है, वहां भी बनेगा। सूर्या मॉल के पीछे BSB के बिल्टेक का जमीन है, वहां बनेगा। इसके अलावा जो अन्य कॉलोनाइजर्स की जमीन हमको नहीं मिल पा रही थी, उसको भी हम लोगों ने अधिग्रहण किया है, वहां भी प्रधानमंत्री आवास बनेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर व्यक्ति का स्वयं का आवास हो, सबके लिए आवास मिशन, वो निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि बनने में समय लगेगा और चीजें स्टार्ट हो गई हैं। उसमें तकनीकी स्वीकृति हमको मिल गई है, प्रशासकीय स्वीकृति के लिए हम लोग उसमें कार्रवाई कर रखे हैं। तो बहुत जल्दी आवास निर्माण प्रारंभ होगा और उसमें भी हम लोग सबको आवास देने में सफल होंगे। जो पुराने आवास 2018 से उनका वर्क ऑर्डर हो रखा था, लेकिन शुरू के 4-5 सालों में कोई उसमें उपेक्षा किया गया। कहीं ना कहीं हम लोगों ने विगत 1 से 1.5 वर्ष में, खासतौर से अपने कार्यकाल की बात करूं, 1000 से अधिक आवास हमने कंप्लीट करवाए हैं और करीब करीब इतने ही लोगों को, इससे अधिक बल्कि करीब 1400 लोगों को हम लोगों ने आवास आवंटित किए हैं अपने कार्यकाल में। तो यही मेरे लिए आशीर्वाद है कि जिसके लिए मुझे काम करना था, मैंने अपने सभी साथी अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से उनके जीवन में कुछ फर्क लाने के लिए काम कर सका। इसमें नियमितीकरण का समय जो कलेक्टर महोदय ने नियत किया था, तो बीते 6 जुलाई को नियमितीकरण समिति का बैठक हुआ है और करीब करीब उसमें 1547 प्रकरणों को हमारे द्वारा प्रेषित किया गया था। उसको आवश्यक जांच पड़ताल कर उसमें निर्णय किया गया है। जो बचे हैं करीब करीब 600-700 केसेस बचे हुए हैं, तो अगली बैठक में उसमें भी निर्णय कर लिया जाएगा। देखिए, हम लोग का जो दायित्व था, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली जी ने, सभी जो स्वास्थ्य अधिकारियों ने बहुत परिश्रम किया है और आजकल तो सारे कार्यों को फोटोग्राफ वीडियोग्राफ भी उपलब्ध है और लगातार नालों की सफाई किया गया है। मैं गारंटी देता हूं और दावा करता हूं कि कहीं पर भी आप जलकुंभी दिखा दीजिए, कहीं पर भी अभी जलकुंभी नहीं मिलेगा। नालों का जहां आवश्यकता का अधिकरण किया गया है और इस बार विगत वर्ष की तुलना में जल भराव बहुत ही कम रहा और खासतौर से जो कोसा नाला से लगे हुए क्षेत्र है, वहां कुछ समय के लिए जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है और कुछ ही घंटों के भीतर नॉर्मल हुआ है चीजें। क्योंकि कोसा नाला का काम कुछ अधूरा है, उसके कारण थोड़ा सा स्थिति उतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग बरसात में ही उसका काम चालू करने के हमने निर्देश किया है। जो काम हो सकता है बरसात में, उसको बरसात में कराएंगे और कोसा नाला का काम हम लोग अक्टूबर एंड तक कंप्लीट कराएंगे, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा लाभ होगा। सर, जनता लोगों का कहना है कि भिलाई का टैक्स बहुत अधिक है अन्य निगमों की तुलना पर। इस पर आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या कहना चाहेंगे आपका? देखिए, क्योंकि आपने पूछा है और मैंने उसमें काम किया है, तो बताना चाहूंगा, सभी को, आम नागरिकों को जानकारी होना चाहिए कि 1999 में पहली बार भिलाई नगर निगम द्वारा संपत्ति कर लगाया गया था और 1999 के बाद लगातार 10 वर्ष तक उसमें 1 पैसे की वृद्धि नहीं किया गया। 2010-11 में लगभग 10% का वृद्धि किया गया उसमें और फिर आगे के 5 साल तक अर्थात 2016-17 तक उसमें कोई वृद्धि नहीं किया गया। 2016-17 में केवल 5% वृद्धि किया गया, कुछ बीच में ज्यादा बढ़ाए थे, उसे माननीय चेयरमैन ने निरस्त किया, तो 5% वृद्धि किया गया। 2020-21 में लगभग
15 से 20% का वृद्धि हुआ। और 2020-21 के बाद अभी 2026-27 चल रहा है, पिछले 5 साल में 1 पैसे की संपत्ति कर में बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टैक्स की दरें हैं, चूंकि जब हमने वृद्धि किया ही नहीं तो अधिक होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। विगत 5 वर्ष में एक भी वृद्धि नहीं होना, ये सभी आम नागरिकों की जानकारी में होना चाहिए। सर, आपने जब सरकार का भला था, आर्थिक स्थिति निगम की बहुत ज्यादा खराब थी, कोष बिल्कुल खाली हो चुका था और बहुत बड़ी चुनौती थी आपके सामने उस कोष को भरना। कितना कितना चुनौतीपूर्ण रहा और कैसे आपने इस चुनौती का सामना किया? देखिए, जो चिकित्सा करना है तो डॉक्टर को भी सर्जन बनना पड़ता है ना। तो वैसे ही है, जो निगम के हित में है वो मैंने किया। और जो टैक्सेस जो कानूनी स्थिति है, उसके लिए हम लोगों ने अध्ययन किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मैं अपने भिलाई निगम के जो सम्मानीय अधिवक्तागण हैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने इतनी अच्छी पैरवी की, हमारे अधिकारियों ने इतना अच्छा उसमें फॉलो किया कि 1-2 केसेस को छोड़ दिया जाए तो हम लगभग अपने सारे केसेस में हमने माननीय उच्च न्यायालय में भिलाई नगर निगम के पक्ष में फैसला हुआ। और खासतौर से अधिकांश मामले टैक्सेशन संबंधित होते थे, जो हमारे डिमांड नोटिस को चैलेंज करते थे लोग। तो देखिए, जो कानूनी स्थिति है जिसके अनुसार जो टैक्स दे है वो तो देना ही पड़ेगा और संबंधित नागरिक इस चीज को समझते हैं। मैं भिलाई नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने अधिकांश लोग, मैं समझता हूं 99% लोग स्वतः टैक्स देते हैं। कुछ एक लोग हैं जिनके लिए हम लोग कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है, वो भी हम लोगों ने लिया। कई उदाहरण मैं देना चाहूंगा। भिलाई इस्पात संयंत्र से हमारा जो भवन अनुज्ञा शुल्क और कंपाउंडिंग का जो शुल्क है वो हम लोग 1984 के बाद 1 पैसे हमको नहीं मिले थे। हम लोगों ने उसमें विधिवत सुनवाई करते ही ऑर्डर पास किया और माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए 3 करोड़ 13 लाख रुपए को भुगतान करने का आदेश किया था। उनके द्वारा भुगतान किया भी गया और अभी भी केस वो चालू है और उसमें लगभग हम लोग की 36 करोड़ का डिमांड है। तो उम्मीद है उसमें भी हम लोग सफलता प्राप्त होगी। संपत्ति कर जो बड़े बकायेदार हैं उनके हमने खास तौर से फोकस किया, चाहे भिलाई इस्पात संयंत्र हो, एक जेपी सीमेंट लिमिटेड का करीब संपत्ति कर और भवन अनुज्ञा और समन शुल्क मिला करके 22-23 करोड़ रुपए है। तो बड़े बकायेदारों पर हमने फोकस किया और सभी को नोटिस दिया। उनका जिन्होंने समय मांगा वो हमने समर्थन भी दिया, जिन्होंने सहयोग किया और सभी ने लगभग संपत्ति कर की राशि जमा कराई। और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में हम लोग लगभग 7 करोड़ रुपए ज्यादा संग्रह करने में कामयाब रहे। और ये सब हमारे अधिकारियों कर्मचारियों की मेहनत और नागरिकों का सहयोग है। तो अन्य जो टैक्सेस हैं, एक निर्यात कर का काफी मुद्दा आपके लोगों के द्वारा भी प्रसारित किया गया होगा। देखिए, इसके संबंध में 1996 के नियम हैं और उन नियमों में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसको किस दर से क्या संपत्ति ये निर्यात कर की राशि देना है। कई लोगों ने इसमें यह आक्षेप किया कि भाई जीएसटी ये आने के बाद ही खत्म हो गया है। हमने कहा ठीक है, आप कानूनी प्रावधान दिखा दें कहाँ, तो ऐसा कहीं नहीं है। और इसके संबंध में 2020 के आसपास का एक माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है जिसमें SCCL माननीय उच्च न्यायालय गए थे और कोर्ट ने साफ कहा कि नगर निगम को निर्यात कर सीमा कर लगाने का अधिकार है जब तक कि शासन के द्वारा नियम अस्तित्व में है। कल को अगर ये नियम अस्तित्व नहीं रहते हैं तो नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग अंतिम रूप से सफल नहीं हो सके, लेकिन हम लोगों ने, हमारे लोगों ने मेहनत किया है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अन्य प्रकार के टैक्सेस जो चाहे सड़क बाधा शुल्क जहाँ लेना हो वो हम लोगों ने देखा। जो भवन अनुज्ञा लोग नहीं दे रहे थे उनको हम लोगों ने टारगेट किया। खासतौर से भवन अनुज्ञा लेकर के लोगों ने घर बना लिया लेकिन संपत्ति कर उनका नहीं जमा हो रहा था, तो ऐसे लोगों को हमने भवन अनुज्ञा शाखा से रिकॉर्ड लेकर ऐसे लोगों का पूरा हम लोग छानबीन किया और उन लोगों को हम लोगों ने इसके संपत्ति का किराया लगाया। IIT भिलाई से हम लोगों ने सर्वे पूरा शासन से अनुमति प्राप्त करके, है ना, स्वीकृति प्राप्त होने का पूरा हमने IIT भिलाई को सौंपा हुआ है काम। ड्रोन सर्वे का काम पहले ही पूरा हो चुका है और डोर टू डोर जो सत्यापन है वो काम हमारा जारी है। और उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य आए हैं। कितने ही लोग हैं उसमें जिनका 0 टैक्स है, तो हम लोगों ने उनको
नोटिस देना प्रारंभ कर दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से सभी से अपील भी करता हूँ कि संपत्ति कर की राशि से ही नगर निगम और आपकी सेवा कर पाता है। कृपया सभी जो टैक्सेस हैं समय से चुकाएं और उसी से बेहतर स्थिति हो पाएगी। साथ ही आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि आप स्वयं नहीं चुकाएंगे, हमारे नोटिस का इंतजार करेंगे, तो इसमें 5 गुना पेनल्टी का भी नियम है, तो उसमें फिर ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो मैं अपील करूंगा सभी से कि इसमें इसका जो भी संपत्ति कर देता है जरूर जमा करें। ट्रेड लाइसेंस पर भी हमने फोकस किया। ट्रेड लाइसेंस सभी व्यवसायियों का सहयोग मिला। शासन ने नियम भी संशोधित किए हैं जिससे किसी पर अतिरिक्त भार न पड़े, तो उस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूजर चार्जेस भी लगभग हमारा 95% लगभग वसूली हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारी कोशिश रहती है कि किसी पर अतिरिक्त भार न पड़े, लेकिन निगम के संचालन के लिए क्योंकि वित्त की आवश्यकता तो है। इसके अलावा जो शासन स्तर से बहुत सारी जो देयताएं हैं हम लोगों ने लगातार मांग किया, और चाहे चुंगी की राशि है वो नियमित रूप से हमको मिल रही है। इसके अलावा नियमितीकरण की राशि है करीब करीब 19 करोड़ रुपए, उसमें हमको 25% मिलने का है। मुद्रांक शुल्क करीब 18 करोड़ मिलने का है। तो ये सब आगे निकट भविष्य में मिलेगी। तो सभी का सहयोग आप इस कार्यकाल में मिला मुझे, और किसी ने मेरी अगर आलोचना की तो उसको मैं सकारात्मक रूप से लेता हूँ और उससे हम कुछ बेहतर कर पाए ये उम्मीद रहती है। अगर कोई हमारी कमी रेखांकित करता है तो कोई भी आलोचक जो है आपका दुश्मन नहीं होता है, मैं यही मान के काम करता हूँ। सर एक सवाल बीच में, देखिए पहली चीज तो ये है कि मुझे सरकार ने 20 महीने काम करने का अवसर दिया, और मेरे से पहले के दर्जनों कमिश्नर्स में देखता हूँ कोई 7 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल भी नहीं काम पूरा कर पाए। तो 20 महीने मुझे काम करने का अवसर मिला, ये पर्याप्त अवधि होती है। रही बात कई माननीय पार्षदों द्वारा जो विरोध किया गया, तो निश्चित रूप से उस पद पर मैं बैठा हूँ, तो अगर अच्छा कुछ होता है तो उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, अगर कुछ अच्छा नहीं हो पाता है तो इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। तो जो आलोचना करी होती है, जैसे जो विगत सामान्य सभा 25 मार्च की बात काफी उठाई जाती है, कई मीडिया चैनलों द्वारा एक पूर्णतः असत्य रूप से ऐसा प्रसार किया गया है कि मैंने किसी को मूर्ख कहा। मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता हूँ। जो कहा गया है मेरे द्वारा, कहीं न कहीं थोड़ा सा व्यक्तिगत टिप्पणी किसी ने किया था मुझे, या प्रोवोक किया कह सकते हैं, तो मेरे द्वारा इतना ही गलती से ही निकला। मैं स्वीकार करता हूँ कि बुद्धिपूर्वक चर्चा हो, मैंने गुजारिश ही की थी बुद्धिपूर्वक चर्चा हो, और इसके लिए अगर किसी को खेद पहुंचा हो, कष्ट पहुंचा हो, तो मैंने उस समय भी खेद प्रकट किया है, आज भी करता हूं। अब मेरा ध्यान जो रहता है अपने कार्य पर रहता है। मेरे पास निर्णय के लिए, चाहे फील्ड में हो या कार्यालय में हो, जो विषय आता है मैं उसमें जो उचित है वो निर्णय करने का कोशिश करता हूँ। कई बार उस निर्णय से किसी को, उनके व्यक्तिगत एजेंडा किसी को प्रभावित हो नहीं करना चाहता हूँ। जो भिलाई नगर निगम के हित में होता है मैं वो काम करता हूँ, और भिलाई नगर की जनता का हित ही मेरे लिए सर्वोपरि है। और जो व्यक्ति जिन्होंने मेरी आलोचना की वो भी सच्चाई को जानते हैं। सर भिलाई की सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण और अवैध कब्जा, जिस पर आपने समय समय पर बहुत कार्य किया, ये इसको आप किस तरह से देखते हैं, और आपको क्या इसमें लगता है कि अमला की कमी है या और क्या किया जाना चाहिए, है ना? इसका भी काफी उल्लेख किया जाता है। हमारे नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाइट को एक बार देखा जाए, हम लोगों ने कितनी कार्रवाई की है। करीब करीब 600 से 700 खसरे हमने उसको बैन किए हैं, और कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने उप रजिस्ट्रार को, सब रजिस्ट्रार को भेज करके उनका विक्रय इत्यादि भी बैन करवाया। इसके अलावा तहसीलदार को भी भेजा हमने, वहां से उनका कुछ नामांतरण बंटवारा नहीं हो सकता। अपने वेबसाइट में भी अपलोड किया, जिससे कोई भी आम नागरिक इनकी अवैध प्लॉटिंग करने वालों के झांसे न आए। वो वेबसाइट में सूची आज भी हमारे पास उपलब्ध है। अतिक्रमण की जहां तक बात है, तो कोई भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण ना होने पाए, हम लोगों की हमेशा कोशिश रहती है, और हम लोगों ने समय समय पर ड्राइव चला करके ये किया भी है। किसी को अगर हमने अतिक्रमण हटाया तो सभी को हमने, जो शासन के निर्देश हैं इसके तहत, जो बेघर लोग थे उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया। चाहे कुरुद में जो सीवीजी प्लांट की जमीन हम लोग को भारत पेट्रोलियम को आवंटित हुई थी, वहां जितने लोगों को हमने विस्थापित किया, सभी को हमने कुरुद में वंदे मातरम साइट में हमने व्यवस्थापित किया। अभी एक मदरसा और उसके क्षेत्र में जो ईडब्ल्यूएस जमीन में कब्जा था, वहां भी हमने पात्रता अनुसार सभी को
प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित किया है। इसके अलावा भी कोई तालाब की मेड़ में कोई बसे पाए गए, उनको भी लाभान्वित किया। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कोई व्यक्ति अतिक्रमण हटाने से ऐसा ना हो जाए कि वो तकलीफ हो जाए, जो शासन की योजना का लाभ नहीं मिले, और शासन की भूमि को सुरक्षित रखना तो ये प्राथमिक दायित्व है ही, और लगातार हमारी टीम इसमें काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। सर, छोटे व्यापारी जो है वो बेचारे ठेले, निगम कहता है ये अवैध है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो ठेले वालों की बात है, खासतौर से संडे मार्केट की बात आप ये भी कहना चाह रहे होंगे। संडे मार्केट में हम लोगों ने लगातार कार्रवाई किया। उसमें जो सही बात थी, जो वहाँ व्यवसायी हैं, कहीं कहीं उनका आश्रय उनको मिलता था, बाहर से लोग आते थे और बहुत ट्रैफिक बाधित होता था। तो इसमें पुलिस विभाग के और ट्रैफिक के समन्वय से कलेक्टर महोदय मार्गदर्शन हम लोग लगातार कार्रवाई किया है। हर सप्ताह लोग वहाँ गए हैं और हमने कोशिश की है कि किसी को, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उसमें किसी को परेशानी ना हो। और भी कई स्थल हैं स्ट्रीट वेंडर्स, देखिए वो तो स्ट्रीट में ही रहेंगे, और हमारी तरफ से जब तक ट्रैफिक बाधित नहीं हुआ है, हमने कोई उनको परेशानी ना हो उसका ध्यान रखा है। और स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, खासतौर से पीएम स्वनिधि योजना है, भिलाई नगर निगम उसमें प्रदेश में सबसे अच्छी स्थिति में है, और हम लोगों ने करीब करीब 3000 के लगभग स्ट्रीट वेंडर्स को हमने उससे लाभान्वित किया है। उसमें 15,000, 25,000, 50,000 तक का लोन मिलता है। और बाकी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हम लोगों ने जो प्लान किया, इसमें स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हम लोग 2 जगह चौपाटी का निर्माण प्रस्ताव किए हुए हैं। एक चंद्रा मौर्य टाकीज के पास है और दूसरा नेहरू नगर क्षेत्र में है। तो आगे आने वाले समय में ये भी बन के तैयार होंगे। सर, ये वैशाली नगर में पट्टा वितरण राज्य सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं 2023 के, उसके तहत अभी आयुक्त से शासन से निर्देश हुए हैं कि जो पट्टा धृति अधिनियम है नवीन, उसके तहत सर्वेक्षण किया जाए, और कलेक्टर महोदय के द्वारा टीम भी मई महीने में गठित कर दिया गया है। और खासतौर से राजस्व भूमि में जो काबिज व्यक्ति हैं, उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना BLC अंतर्गत भूमि दस्तावेज नहीं होने के कारण अपना प्रधानमंत्री आवास नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तो जो बेघर लोग हैं, जिनके पास आवास नहीं है कहीं पूरे देश में, उनके लिए निश्चित रूप से हमारी जो टीम है सर्वेक्षण में लगी हुई है, और 15 अगस्त के पहले हम लोग इस काम को पूरा करेंगे, ऐसा लक्ष्य। आपके कार्यकाल में अगर मैं ये पूछूं कि आप भिलाई छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन क्या लेके जा रहे हैं भिलाई से, तो आपके दबाव क्या है? देखिए, पहले तो मैं भिलाई छोड़ के जा नहीं रहा हूँ, मेरा निवास भिलाई में है, मैं भिलाई में हूँ। और देखिए, जो एक ऐसा शहर है, निश्चित रूप से आप चले भी जाएं तो भिलाई आपके अंदर है, वो कभी नहीं छूटेगा। यहाँ के नागरिकों का जो सहयोग मुझे मिला है, चाहे प्रत्यक्ष मिला हो या मन से मिला हो, मैं सभी के लिए आभारी हूँ। और मेरे पद पर रहते हुए किसी के जीवन में अगर मैं थोड़ा सा भी बेहतरी ला पाया, तो वही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मैंने कोशिश की अपनी टीम के सहयोग से कि अधिक से अधिक लोगों को आवास आवंटित हो और वो लोग उसमें शिफ्ट भी हो सके। तो ये मेरे लिए सबसे संतुष्टि की बात है। हम लोग लगातार, बीच में विवाद जब से चालू हुआ उसके पहले तक लगातार हम लोग आवास आवंटन का लॉटरी करते थे, और हर लॉटरी में 60, 70, 100, 150 लोग को आवंटन होता था। तो मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात, संतुष्टि की बात वही है। निर्माण कार्य निश्चित रूप से चल रहे हैं, और जब बन के तैयार होंगे और जब मैं यहाँ से गुजरूंगा तो मुझे तो ये स्थान रहेगा कि इसकी नींव मैंने रखी थी, मेरे कार्यकाल में रखी गई। शहर के विकास में क्षेत्रीय पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है सर, आपको कैसा सहयोग मिला क्षेत्रीय पत्रकारों का? देखिए, पत्रकारों का, मीडिया का काम ही है कमियों को रेखांकित करना। तो उन्होंने कमियों को रेखांकित किया तो उससे मेरा लाभ ही हुआ, और कुछ लोगों ने किसी व्यक्तिगत एजेंडा के तहत भी काम किया, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। हम अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, और कार्य कोई करता है तो काम में कामयाबी होती है। कमियां केवल उसी के काम में रहती जो कुछ करता है। तो मैंने नगर निगम भिलाई को अपने 20 महीनों में अधिकांश समय दिया है, और मीडिया का निश्चित रूप से सहयोग रहा। चाहे उन्होंने प्रोत्साहित भी किया, अच्छा काम किया, तो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रॉपर काफ़ी कवरेज मिलता था। और कई बार मैं मतलब अपने साथियों में कहता था
कि अन्य निगम या इवन जिला प्रशासन की चीजें कम आती थी और भिलाई नगर निगम की चीजें जो है अधिकांशतः प्रकाशित होती थी। तो इस सब के लिए मैं धन्यवाद सभी को करता हूँ, और अगर कोई कमियां रेखांकित होती हैं हम उस पर सुधार करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सकारात्मक रूप से ही लेता हूँ। भिलाई नगर निगम के पक्ष को मजबूती से रखना, मैंने मजबूती से रखा। जहां न्यायालय ने ऑर्डर पास करने को दायित्व सौंपा था या अध्ययन दायित्व था मेरा, मैंने 40-40 पन्नों के आदेश पारित किए और वो आदेश अभी निरस्त नहीं हुए हैं। स्थगन एक अस्थायी प्रगति का है, तो मैं समझता हूँ उसमें हम लोग काफी मजबूत हैं। हमारे अधिवक्तागण भी उन्होंने बहुत अच्छा पक्ष रखा। दूसरी बात, कोई भी जैसे निकाय है, चाहे भारत सरकार का कंपनी हो या राज्य सरकार का निगम हो, तो हम लोग अनावश्यक विवाद नहीं चाहते हैं। माननीय हमारे कलेक्टर महोदय ने 2 बार बैठकें की 2025 मई और जून में कि इसका एक समाधान निकाला जाए, लेकिन नहीं निकल पाया। ठीक है, हमारे पुराने सेक्रेटरी सर बसवराजू सर ने भी सबका मीटिंग बुलाया, वहाँ भी एक बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारी का गए, मैं गया और वहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की। अभी हमारे वर्तमान सचिव महोदय उन्होंने भी बैठक आहूत की। तो हम लोगों की कोशिश भी है कि ये एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए और इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो विवाद है, एक तो कानूनी है का आक्षेप है कि हम लोग संपत्ति कर जो लगाते हैं वो प्रक्रिया अनुसार नहीं लगाते हैं, और दूसरा किस चीज पर टैक्स लगना चाहिए उसका विवाद है। तो जो नगर निगम अधिनियम की धारा 136 है उसमें लिखा हुआ है कि किसमें छूट मिल सकती है और किसमें नहीं मिल सकती है। तो जो चीज कानून में लिखी हुई है उसमें किसी का विवेकाधिकार हो नहीं सकता। तो कानून के अनुसार हम लोगों ने काम किया है और ये विषय राज्य सरकार की भी प्राथमिकता में है और आगे आने वाले समय में इसमें एक अच्छा कोई निर्णय हो सकेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हम लोगों के स्तर से जो काम होना था कि सारी चीजें रिकॉर्ड में रहे, किसकी कितनी जमीनें। हम लोगों ने IIT भिलाई से सर्वे करा लिया है, आइए जो अपना भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप क्षेत्र का भी कराया है प्लांट को छोड़ करके, और उसका घर घर सत्यापन का काम जारी है। बाकायदे टीम गठित कर दिया है जिससे सही तथ्य रहे, तो चाहे राज्य शासन निर्णय ले चाहे माननीय उच्च न्यायालय ले, सही तथ्य सामने आए जो हमारा कर्तव्य था हमने किया है। और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से भिलाई नगर निगम के लिए ये बड़ी बात होगी। जब ये निराकरण होगा तो सैकड़ों करोड़ रुपए भिलाई नगर निगम को प्राप्त होंगे और उससे जो आम जनता की मूलभूत विकास की आवश्यकता है वो पूरी हो सकेगी। सर, नगर निगम वैशाली अब भिलाई इस्पात संयंत्र और उसके संबंधित क्षेत्रों से टैक्स लेने की बात कर रहा है। भिलाई निगम नहीं ले सकता, ये वैशाली निगम का अधिकार है, ऐसा वो कहता है। इस पर कुछ चर्चा चल रही है। देखिए, ये विषय भवन अनुज्ञा वाला है। भवन अनुज्ञा जैसे आम नागरिक लेते हैं वैसे ही भिलाई इस्पात संयंत्र को भी लेना है। तो पूर्व में संबंधित अधिकारीगण का ये दावा रहता था कि नहीं, हमको नहीं लगेगा। हम लोगों ने उसका अध्ययन करके 36 पृष्ठों का आदेश पारित किया था। ये विषय और थोड़ा मैं विस्तार से बता दूं। मैंने बताया कि 1984 के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र से भवन अनुज्ञा के खाते में एक भी पैसे नहीं मिल रहे थे। तत्कालीन जो साडा था, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई दुर्ग, उसमें 1994 में भिलाई इस्पात संयंत्र ने कोर्ट केस किया कि भाई हमको बिल्डिंग परमिशन नहीं लगना चाहिए, है ना, क्योंकि हम खुद ही करते हैं, हमारे खुद के इंजीनियर है स्वयं सो। 1994 से 2010 तक केस चलता रहा और 2010 में ये जो प्रकरण है निराकृत हुआ और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि भाई नगर निगम, पहले साडा था जो साडा रिजॉल्व हो चुका है, तो नगर निगम भिलाई निर्णय ले। तो 2010 से 2025 तक ये निर्णय नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। मेरे जैसे संज्ञान में आया तो मैंने कई नोटिस किए, 2-3 महीने सुनवाई का अवसर दिया और उसके बाद 36 पृष्ठों का आदेश मैंने पारित किया। उसमें इस चीज का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है क्योंकि रिसाली 2020-21 से बना है और ये मामला 1990 के दशक का, 2010-20 के दशक का है। तो हम लोगों ने चूंकि अध्ययन किया था और भिलाई रिसाली जो नगर निगम का बहुत सारा ड्यूज है जो रिसाली निगम को भिलाई निगम को देना है, क्योंकि पेयजल सप्लाई हमारे यहाँ से ही होती है। तो उस राशि के संबंध में करीब 12 करोड़ लगभग राशि है। तो रिसाली निगम ने लिखित दिया हुआ है हमको, अपने महापौर परिषद से अनुमोदन करा के दिया हुआ है कि भाई भिलाई निगम की जो बकाया है आप इसे भवन अनुज्ञा से वसूल लीजिए और उसमें से आप समायोजन कर लीजिए। तो चूंकि निकाय ने दे रखा है तो उस पावर के तहत इसको हमने किया है। क्योंकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में है
तो जो अंतिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि पूर्व आयुक्त राजीव कुमार पांडे जी ने हमारे भिलाई नगर निगम में किए गए उन सभी कार्यों के बारे में हमारे चैनल को विस्तार पूर्वक बताया। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से बेबाकी के साथ अपने प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया, ये बताता है कि वो कितने शिद्दत के साथ निगम को राजस्व दिलाने के साथ साथ लोगों की, जनता के समस्याओं को निराकरण करने में सफल रहे। नगर पालिक निगम भिलाई के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार पांडे से चर्चा करने के बाद हम पहुंचे नगर निगम भिलाई, जहां पर हमने महापौर और नेता प्रतिपक्ष से नगर निगम भिलाई के पूर्व आयुक्त के बारे में जानकारियां लेनी चाहिए। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं महापौर नीरज पाल के साथ नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा। देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। जहां तक 25 मार्च की बैठक की आप बात कर रहे हैं, 25 मार्च की बैठक में आयुक्त के पद से राजीव पांडे जी को हटाने के लिए जो प्रस्ताव सामान्य सभा में आया था, जो विपक्ष के, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उनके द्वारा लाया गया था, जिसका समर्थन पूरे सदन ने सर्वसम्मति से किया था और वो प्रस्ताव हम लोगों ने शासन को भेजा था। कुछ उनकी कार्यशैली को लेकर हम लोगों का विरोध लगातार रहा है जब से वो नगर निगम आए हैं। उसको लेकर हमारी जो भी बातें थी हमने शासन के जानकारी में भी दी। तो ठीक है, वो सब चलता है। जहाँ पे नगर निगम है, नगर निगम में बहुत सारी बातें होती है। सामान्य सभा के निर्णय को हम लोगों ने माननीय न्यायालय के सामने भी रखा था, लेकिन न्यायालय ने शायद हमारी प्रक्रिया को उचित नहीं समझा, जिस प्रक्रिया के तहत हम लोग न्यायालय गए थे। न्यायालय ने हमारी इस याचिका को खारिज किया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय को मानते हुए हम लोगों ने महापौर परिषद की बैठक भी बुलाई, लेकिन अब उनका, क्योंकि ट्रांसफर जो खुद एक रूटीन प्रक्रिया है शासन की, उसके तहत हो गया है। जो भी कमिश्नर आएंगे, निश्चित रूप से जो नगर निगम का काम करने का अधिनियमों के तहत काम है वो करेंगे। ये लगातार पिछले 26 सालों से नगर निगम भिलाई काम कर रहा है और लगातार आयुक्त, बहुत सारे आयुक्त आए और नगर निगम में अपना काम करके नगर निगम से जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत उनका स्थानांतरण भी हुआ। कई पद, ज्यादातर कमिश्नर तो यहाँ से पदोन्नत होके गए। नगर पालिक निगम भिलाई के आम बजट 25 अप्रैल को किया गया था, जिसमें सभी विपक्ष के साथ ही शहर के भ्रष्टाचार के खिलाफ में एकमत होकर के आवाज उठाई गई थी, जिसमें कमिश्नर का जो रवैया था वो नगर निगम के हितैषी नहीं थे और सदन को उन्होंने बड़े अशोभनीय शब्दों से बुद्धिपूर्वक ऐसे शब्दों का उल्लेख किया था, जिसको लेकर के सभी पार्षदों ने एक नाराजगी दिखाई। दूसरी बात है कि नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत में पब्लिकली सेक्टर में काम करने के लिए कई बार हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया और किसी भी प्रकार के शासन के तहत उन्होंने नगर निगम में पब्लिकली सेक्टर में काम करने की उनकी इच्छा जो थी, वो नगर निगम को हर बार नोटिस देना, किसी के मकान को नोटिस भिजवाना या अन्य किसी अन्य बात, कई प्रकार की चीजें सामने आई, जिसको लेकर के अच्छा खासा विरोध है, जिसको भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के सम्मानीय प्रभारी और जिले के सम्मानीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी और हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पर हम लोगों ने माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी को इसकी शिकायत पत्र दिया। सभी पार्षद एक मत होकर के दिए, जिसका परिणाम ये रहा कि आयुक्त साहब को यहाँ से हटना पड़ा। देखिए, जिस प्रकार से इस शहर के मेयर और वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद नीरज पाल जी के द्वारा न्यायालय में एक प्रकरण लगाया है, नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 54(2) के तहत में हम लोगों ने स्वीकृति पूर्ण बहुमत से स्वीकृति करके उनको हटाने का निर्णय लिया है, उनका विश्वास प्रस्ताव लाया है, जिसमें माननीय न्यायालय ने इस PIL को खारिज कर दिया, जिससे निश्चित कहीं ना कहीं शहर की बदनामी हुई है। महापौर जी को अपने पार्षदों की सिग्नेचर करके हाईकोर्ट से PIL जैसे खारिज होना निश्चित नगर निगम के महापौर की अज्ञानता को दर्शाता है और यह उनकी अज्ञानता ही थी जो हाईकोर्ट गए। अभी आपने सुना महापौर और नेता प्रतिपक्ष को, जिन्होंने पूर्व आयुक्त राजीव कुमार पांडे जी के बारे में बताया। साथ ही
चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पूर्व आयुक्त राजीव कुमार पांडे के संबंध में जिन पार्षदों का विरोध था उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखो, विरोध का नतीजा तो ना कहा जाए, इसको सच्चाई यही है कि सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से ट्रांसफर होता है उसी प्रकार से ट्रांसफर हुआ, लेकिन हम सब ने अपने नीतिगत निर्णय लेते हुए सरकार को अपने पार्टी के निर्णय के आधार पे, अपने पार्षदों के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके आधार पे सरकार को जानकारी दी कि ये कमिश्नर भ्रष्ट कमिश्नर है, इनके माध्यम से शहर में विकास कार्य रोका जा रहा है और जो काम उनको पसंद आता है वही काम करा रहे हैं, चाहे अवैध कॉलोनी में हो चाहे कहीं भी हो। इसलिए हमने कंप्लेन किया और हमारे संगठन और पार्षदों की एकता को देखते हुए सरकार ने इनको हटाया। और कांग्रेस के जो महापौर और उनके साथी जो थे उन लोगों ने इनको रोकने का प्रयास किया, किसी न किसी प्रकार से इन्होंने कोर्ट में लगा के रोकने का प्रयास किया। हटाने का नहीं था, वो हटाने के लिए उन लोग किए थे लेकिन वो रोका गया था। अगर उसमें हो सकता था कि कुछ किसी प्रकार से स्टे आ जाता तो कमिश्नर और रुक जाता, लेकिन हम सब ने प्रयास करके कमिश्नर को हटाया। इसके लिए पूरे पार्षद दल को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। ये जब प्रस्ताव बनाते थे शहरों के विकास के लिए तो वो विकास के लिए नहीं बना के वो क्या करते थे, अवैध कॉलोनी या बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाला प्रस्ताव बनाते थे। कई भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाया, पेवर ब्लॉक चोरी, यहाँ तक कि वर्टिकल गार्डन और ट्यूबलर पुल, ऐसे कई आरोप लगाए जिसको हम सिद्ध करने को तैयार हैं, लेकिन कमिश्नर साहब कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रहे थे। तो इनके खिलाफ हमने कंप्लेन किया और इनको हटवाया। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ये विरोध का ही नतीजा है, क्योंकि जब सामान्य सभा हुई थी उसमें सर्वसम्मति से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के पार्षदों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया था। और उसके बाद लगातार जो हमारे महापौर जी और हम लोगों ने मिलकर कलेक्टर साहब से भी शिकायत की, वो भी हुआ। उसके बाद फिर हमने कोर्ट में भी लगाया। तो ये बिल्कुल विरोध का ही नतीजा है जो कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ है। विपक्षी पार्षद जो भी बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने सुना कि महेश वर्मा जी ने बाइट दिया था कि इन लोगों ने रोकने का, महापौर जी ने रोकने के लिए लगाया था। मैं महेश वर्मा को ओपन चैलेंज करता हूं कि एक भी ऐसा कुछ भी प्रूफ दे दे या कोई ऐसा लेटर उनके पास में हो या कोई कागज ऐसे हो जिसमें ये चीज साबित होती हो कि हमने कमिश्नर साहब का ट्रांसफर रोकने के लिए कहीं लेटर दिया हो या अर्जी लगाई होगी, तो जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। जी देखिए, पूरे शहर को पता है, शहर को विदित है कि किस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम घटा, उसमें चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, बीजेपी के पार्षद हो, सभी ने उनका विरोध इसीलिए किया था कि वो किसी की सुन नहीं रहे थे और अपनी मर्जी से ही काम कर रहे थे। रही बात महेश वर्मा जी की बोल रहे हैं कि हम लोगों ने उनको हटाया है, तो जब जंगी प्रदर्शन कर रहे थे, बीच में इन लोगों ने जंगी प्रदर्शन किया था जो फ्लॉप हुआ था पूरी तरह से, उसमें क्यों सिर्फ महापौर जी का नाम ले रहे थे? अभी बोल रहे हैं जब कमिश्नर भ्रष्ट था तो उस समय नाम क्यों नहीं ले रहे थे? और नाम खुद भी नहीं ले रहे थे, और जब इनके खुद के पार्षद संतोष मौर्य जी ने जब नाम लिया तो उनका माइक बंद कर दिया गया, पीयूष मिश्रा जी का माइक बंद कर दिया गया। तो ये जो बातें कर रहे हैं महेश वर्मा जी, बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हैं और इसमें किसी पर कोई सच नहीं है। देखिए, जब से राजीव पांडे जी नगर निगम भिलाई में आयुक्त के रूप में आए थे, जब से भाजपा के पार्षद, कांग्रेस के पार्षद, सभी लोग परेशान थे उनकी मनमानी से, और वो किसी नियम अधिनियम को भी नहीं मानते थे, वो न सामान्य सभा को मानते थे, न ही MIC को मानते थे, जिसके कारण सभी पार्षदों ने मिलकर उनका विरोध किए और विरोध स्वरूप उनका ट्रांसफर हुआ है। ये बात सही है। बाकी जो भी पार्षद बयान दे रहे हैं कि कमिश्नर को रोकने के लिए महापौर जी के द्वारा आवेदन दिया गया था, ये सरासर गलत है और ये उनकी बेतुकी बातें हैं। देखिए, यह निर्णय राज्य शासन का है और यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत है और हम सरकार के इस निर्णय का सम्मान करते हैं और हम प्राथमिकता हमारी किसी विशेष व्यक्ति या अधिकारी का नहीं है, हमारी प्राथमिकता भिलाई की जनता और उनके विकास कार्य के लिए। बतौर अधिकारी अच्छे नहीं थे। जब भी कॉल किया जाता था, कॉल किसी भी पार्षद का रिसीव नहीं करना, और कॉल करना हम लोग को आवश्यकता इसलिए पड़ती थी, वार्ड में अगर कोई काम है तो कॉल करके अगर फोन के द्वारा हमारा समस्या सॉल्व हो जाए, इसलिए हम लोग कॉल करते थे, पर वो कॉल कभी उठाते ही नहीं थे। अधिकारी जैसे बोला जाए तो अधिकारी के तौर पे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अगर इंसानियत के रूप में बोला जाए तो अच्छे बोला जा सकता है उनको, लेकिन एक अधिकारी होने के कारण उनके पास बहुत सारी ऐसी समस्या होती है कि जो उनको सुनना भी पड़ता है और आकर के स्वयं निरीक्षण करके देखना भी पड़ता है। लेकिन इस टाइप से कोई भी
काम वो करते नहीं थे। यदि कभी जरूरत पड़ा हम लोग फोन करके बोलते भी थे कि हमारे वार्ड में आकर के सर थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, को ऐसा ऐसा है कुछ करके, तो हाँ ठीक है देखते हैं आते हैं, बस इसी तरह बोलना, टाल मटोल करना। कभी उनकी मर्जी हुई तो आकर के निरीक्षण भी करते थे, लेकिन हमारे बोलने पर कभी ऐसा कार्य नहीं किए। यही कारण था कि हम सभी बीजेपी के पार्षद जितने थे और जितने हमारे कांग्रेस भाई पार्षद, सभी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी, तो हम सभी लोग मिलकर के सदन में ये मांग की कि इनका तबादला होना चाहिए। जबकि तबादला तो हुआ लेकिन बहुत लेट से हुआ, शासन प्रशासन की तरफ से बहुत देर हुई। 20 महीने का कार्यकाल में उन्होंने कोई भी ऐसा एक अच्छा काम नहीं किया कि जिसका तारीफ करें हम सभी, और बहुत ही परेशान हुए हम लोग। और तबादला हुआ तो अच्छा ही हुआ, लेट से हुआ लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक ही हुआ। नगर निगम की आर्थिक तंगी जो थी वो सुधारने में काफी उनकी भूमिका अच्छी थी, लेकिन चलो एक ही चीज को लेकर के अगर अच्छी बोली जाए तो भी अच्छा नहीं है ये। जब भी हमारे वार्ड के काम के लिए मतलब चाहत हन तो फिर आज तक कुछ मूलभूत समय निधि से, मूलभूत सुविधा निधि से, और जो भी बात अगर करना है कुछ भी तो ध्यान नहीं देना है। ऐसी कमिश्नर सर ना कभी तो मतलब फोन करके कभी अगर जरूरी है तो कॉल करो तो फोन भी नहीं उठाना है। ऐसे कमिश्नर सर से अब वार्ड के तो वार्ड वाइज तो बहुत बड़े हैं, तो वार्ड वाइज के लिए हम काम के लिए कहीं बात करें तो कभी अब ऐसे है कि मैं नहीं बोल पाई तो मेरे पार्षद पति बोल पाए, तो नहीं इस टाइप से बोले कि वो पार्षद गूंगी है क्या, लेकिन मैं आज तक कुछ नहीं बोले। चलो ठीक है, कब मेरे वैशाली नगर निगम का एक कमिश्नर सर है, ऐसे करके ना मैं शांत थी। बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि वार्ड के काम के लिए हम अगर बात करते, फोन लगाते तो फोन भी नहीं उठाना है, तो ये तो बहुत अच्छा है कि ट्रांसफर हुआ। ऐसे व्यक्ति, ऐसे कमिश्नर अगर कहीं भी विभाग में जाएंगे तो यही सब नुकसान पहुंचाने वाला बात है। देखिए, लोकतंत्र में जिस तरीके से निगम को अधिकार दिया गया है, महापौर है, मेयर इन काउंसिल है, पार्षद है, MIC मेंबर है, उनके अधिकारों का पूरी तरीके से हनन हो रहा था। और राजीव पांडे जी जो पूर्व में निगम आयुक्त थे, उन्हें ऐसा लगता था कि वे सर्वे सर्वा है और वो पूरी तरीके से तुगलकी फरमान चला रहे थे, और पूरे निगम को उन्होंने अखाड़ा युद्ध का मैदान बना दिया था। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबने मिलकर उसके लिए प्रस्ताव पारित किया था कि इनको यहाँ से हटाया जाए, और इसके साथ साथ हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी कि इनको यहाँ से, इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए इनको हटाया जाए। पर ठीक है, अदालत के फरमान से नहीं हटे, लेकिन प्रशासन के फरमान से उनको हटाया गया। कहीं ना कहीं निगम में जो जितने पार्षद हैं, MIC हैं, मेयर है, चाहे किसी दल के हो, उनकी इसमें जीत दिखाई देती। अभी आपने देखा भिलाई नगर निगम के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार पांडे जी के संबंध में क्या कहा लोगों ने। साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जो नई नियुक्ति की गई है आयुक्त की, उस संबंध में आगे ये सारे जनप्रतिनिधि आपस में सामंजस्य बनाकर चल पाते हैं या फिर एक बार नूरा कुश्ती फिर से चरम पर रहती है, ये तो अभी समय के गर्भ में है। परंतु छत्तीसगढ़ के इतिहास में नगर पालिक निगम भिलाई सुनहरे अक्षरों पे लिखा जाएगा कि जहां एक ऐसा भी आयुक्त आया जिन्होंने जनप्रतिनिधियों की बिल्कुल भी मनमानी चलने नहीं दी, साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों को एक ऐसा सबक सिखाया कि जो कि मजबूर कर देता है समय के पाबंद को लेकर। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वो वही आयुक्त थे जो सुबह दौरे पे जाते थे, जगह पे निरीक्षण करते थे, साथ ही साथ देर रात तक कार्यालय में रहते थे, जो कि निगम के कई जनप्रतिनिधियों को नागवार गुजरता था। उनका कहना था कि हम पार्षद हैं, वार्ड में भ्रमण की जिम्मेदारी हमारी है और हम ये काम कर रहे हैं। हालांकि हम दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कुछ ठीक इसी तरीके की स्थितियां रायपुर में भी निर्मित हो रही है। अभी हाल ही में रायपुर नगर निगम के आयुक्त मिश्रा जी ने भी एक ऐसा ही फरमान निकाला है जिसमें उन्होंने अपने सारे इंजीनियरों को वार्ड की जिम्मेदारी
दे दी है। कहीं यह राज्य सरकार के द्वारा अघोषित लिया गया निर्णय तो नहीं है? ये देखना होगा। इस पर अभी कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगी।